तो हेलो गाइज, हमारा आज का ये केमिस्ट्री का लेक्चर 3 इसको मैं बोलूँगा, क्योंकि ये लेक्चर 3 ये हमारा थर्ड टॉपिक आज इस चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो क्या हुआ, धीरे धीरे बीच में एक दिन का गैप हो गया था, मुझे कुछ काम आ गया था, लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। अब देखो एक चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, अगले 10-11 जो भी चैप्टर्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे करके भाई पूरा कर देंगे। रिवीजन इतना ही आसान है, तुम्हारा एग्जाम आने के लगभग से 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते पहले मैं ये पूरा का पूरा तुम्हारा रिवीजन खत्म कर दूंगा। और कुछ क्या चाहिए भाई इंसान को। क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं, बाकी आपके पास क्वेश्चंस क्लास के नोट्स होंगे और जो भी हैं वहां से आप क्वेश्चंस लगाते रहें। तो रिवीजन केमिस्ट्री का करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं करवा भी रहा हूँ। शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर। देखना क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब हम लोग क्या बात करने वाले, टॉपिक नंबर 3 क्या हमारा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बड़े ध्यान से, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर। देख लो भाई, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे करती हैं डिपेंड, जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं या फिर मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो बस खाली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऐसी हमको 4 अभी हमारे इस चैप्टर में पढ़नी है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबको पता है आरएलवीपी, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी इसको हम लोग देख चुके हैं इसके पुराने वाले टॉपिक में। क्या है आपका? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगला क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी अभी हम लोग देख लेते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या आपका आखिरी? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। सबको एक एक करके देख लेते हैं, क्या कहां पर लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। देखो पहला, सबसे पहले क्या आपका, इसको तो हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवाइज करना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। यहाँ वहाँ की नॉलेज हम लोग शुरू में लेते हैं, साल के स्टार्टिंग में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ उतना पढ़ना है टू द पॉइंट जितना एग्जाम में आपसे वो पूछने वाला है। relative lowering of vapor pressure. The relative lowering of vapor pressure is the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent. मतलब एक तुम्हारे पास प्योर सॉल्वेंट था, उसमें तुमने क्या डाला, कोई सॉल्यूट डाला, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब क्या हमको देखना है, हमको ये देखना है कि वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कितना कम हुआ है, पी नॉट ए मतलब प्योर सॉल्वेंट का, और ये क्या आपका सॉल्यूशन का अपॉन प्योर सॉल्वेंट का, किसके बराबर होता है, काई बी के बराबर। बी मतलब क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वही चीज यहाँ पर होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, ठीक है, जितना था प्योर का अब जितना हो गया उसको माइनस कर दो। अब रिलेटिव क्या हो जाएगा, नीचे पी नॉट ए लिख दो, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू एक्स सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको पता भाई n अपॉन n माइनस है नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या लिखा है, वेयर n and n आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। आसान है, आपको पता है ऑलरेडी। अगला देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी आप सॉल्यूट डाल रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भी सॉल्यूट तुम डाल रहे हो तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। वही चीज यहाँ पर है, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, प्योर सॉल्वेंट का कितना था, उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देख लो बड़े ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, टी नॉट बी हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टीबी नॉट। मतलब कितना अब हो गया है और कितना पहले था, बढ़ता है तो क्या करेंगे, जो अब हो चुका है उसको माइनस कर देंगे पहले वाले से, तो क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बस बात खत्म है। इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी, अब देखना क्या होता है आपका, डेल्टा टीबी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी की। किसके, मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केबी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एम को हम लोग यहाँ से ऐसे खेल खेल करके लिख सकते हैं। एम को हम लोग आपको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बोर्ड का एग्जाम 1 महीने बाद थोड़ा सा माइंड यहाँ लगाओ, मोलैलिटी को थोड़ा खोल करके लिखोगे तो आपका ये आ जाएगा। W2 का मतलब क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम,
M2 का मतलब क्या, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, W1 का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और बाकी आपका डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, KBM होता है। अब यहाँ पे 1000 क्यों आया है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है हमारे ग्राम में है, क्या है, ये सारे के सारे ग्राम में है, और ग्राम में हमने क्या कर दिया यहाँ पर किलोग्राम में इसको चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देख लो क्या लिखा हुआ है, देखिए केवी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर जो एग्जाम में आता है वो क्या आता है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगला देखो की डायग्राम, अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो क्या बोलता है ये डायग्राम, एक बार देखो चार्ज, ठीक है। पहले क्या है तुम्हारा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या वेपर प्रेशर, पहले क्या था सॉल्वेंट का, देखो सॉल्वेंट का क्या है तुम्हारा TB नॉट है, बढ़ गया कितना हो गया, सॉल्यूट का कितना सॉल्यूशन कितना हो गया, TB हो गया, ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TB बोलते हैं। देखो क्या हुआ, एलिवेशन हुआ, मतलब आपका बढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल बात है भाई। अगला देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, कम होना, कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या है, जब भी तुम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, याद रखना इसको समझाना। हालांकि ये सब चीजें क्या है, लॉजिकल है, लेकिन अब उस लॉजिक में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके पास 1 महीने का वक्त है, 1 महीना भी नहीं, अब तो 20 से 25 दिन का आपके पास वक्त है, तो आप वहां पर पढ़ने का ट्राई करें ही ना, सीधा इसको देखो, सीधा देखो क्या लिख दिया, according to the Raoult's law, when a non-volatile solid is added to solvent, its vapor pressure decreases and it would become equal to that of solid solvent at lower temperature. Thus the difference in, अब देखो जो जिससे तुमको मतलब, the difference in the freezing point of pure solvent and that of the solution is known as डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। तो पूछेगा व्हाट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप इसको लिख करके आ जाएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, T0F होगा। द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, TF हो जाएगा। डेल्टा TF को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्या था, कम था, अब पहले क्या था, ज्यादा था, अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है, TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। और फिर से वही यहाँ पे क्या था, TB को क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यहाँ पे क्या जाएगा, TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बस इन दोनों में अंतर कहाँ पर है, इसमें क्या था, बढ़ गया था, इसमें क्या हुआ है, कम हो गया है। देखो भाई अब सब कुछ एकदम सेम टू सेम भाई, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। मोलैलिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं बताना मुझे कमेंट करके। डेल्टा TF को हम लोग इस तरीके से आपका लिख सकते हैं, M की यहाँ वैल्यू खाली पुट कर दिया है। KF क्या है तुम्हारा, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मेन क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हम लोग KF को बोलते हैं। अगला बढ़ते हैं आगे, वरना चले जाएंगे पीछे। देखो आगे, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इस चैप्टर में हमारे बताने के लिए आपको बताने के लिए हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो भाई, अभी तक बेसिक है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं सब चीज़ें। और समझ देख लो, अभी रुक जाना इसको थोड़ा सा, अभी आपका सही हो गया। देखो क्या है तुम्हारा, सीधा लिक्विड सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन में क्या हो गया अपने आप, TF नॉट से क्या हो गया तुम्हारा TF। अब ये हो सकता है कि तुमसे वो ग्राफ बनाने को पूछ ले, तो ग्राफ भाई हद से ज्यादा आसान है इसका, सीधा तुम्हारा ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को टिप देना है वहाँ पे, एकदम सेम टू सेम डिट्टो बना देना, तुम्हारा नंबर पूरा का पूरा वहां मिल जाएगा। और जो क्या लिखा, ऑस्मोसिस, the process in which there is net flow of solvent to the solution by a semi permeable membrane is called, मतलब क्या है, वो प्रोसेस जहां पर क्या होता है, नेट फ्लो किसका, सॉल्वेंट जा रहा है किसमें, सॉल्यूशन में, ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहां पर आया है, देखो the extra pressure that is applied to stop the flow of solvent to the solution across a semi-permeable membrane, मतलब क्या है, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए कितना प्रेशर हम लोग लगाएंगे। ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है, सॉल्वेंट कहाँ पे जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम लोग कितना प्रेशर लगाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा किसी ने बजाई है, ठीक है। तो क्या आपका इसमें सॉल्वेंट के हम लोग फ्लो को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अगला देखना इसमें, फॉर डाइल्यूट, अब देखना डाइल्यूट सॉल्यूशन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो क्या होता है तुम्हारा, पाई से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, C के होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई का मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड R क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सबको पता है 0.0821 या फिर 23, ठीक है। अब क्या पाई इज इक्वल टू क्या होता है, N/VRT, सबको पता है। अरे चीज भाई इसमें देखना, C का मतलब कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम,
आर टी, तो क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। तो आर का मतलब सबको पता ही है, एन का मतलब क्या नंबर ऑफ मोल्स और वी का मतलब वॉल्यूम। ये सब चीजें भाई बतानी नहीं पड़नी चाहिए। अगला देखना की डायग्राम। डायग्राम क्या है, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या था पी एटीएम बस खाली लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है पी एटीएम प्लस पाई। मतलब अगर तुमको सॉल्वेंट के फ्लो को रोकना है तो यहाँ पे तुमको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऊपर से प्रेशर पी एटीएम मतलब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों जगह पर लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसको रोकना है तुमको कि सॉल्वेंट इसमें ना जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या करोगे एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे आप पुट करेंगे। उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इतना आसान यहाँ पे चीजें हैं। अगला क्या आपका यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। अब क्या देखना ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं। आरओ ये आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ पे होती है यूज, अगर आपने सुना होगा आरओ, हम लोग पानी पीते हैं आरओ का, प्योरिट वगैरह में यूज होती है टेक्नोलॉजी आपकी। क्या है द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड if a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side. Now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomena is known as, तुमसे पूछेगा डायरेक्ट राइट अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर राइट अबाउट आरओ। 3 नंबर का सवाल है, इतना लिख करके आ जाओगे। एक ऐसा डायग्राम मार देना उसमें, फिर ये मत मानना डायग्राम, ये लिख करके आ जाना, आपको नंबर यहाँ पे 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। तो क्या लिखा आपका द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। मतलब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर लगा करके आप सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोक दोगे। मतलब देखना बड़े ध्यान से, मान लो ये हमारा कुछ इस प्रकार से, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर एक सिस्टम बनाने का यहाँ ट्राई करूँ तो ये मान लो ये क्या हमारा एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मान लो यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा बनाऊँ कि आपको दिखे चीज़ें। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है सॉल्वेंट है। अब क्या करना है, ये आपका यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बनाऊँ तो ऐसे आपका फ्लो करेगा। यहाँ पर पी एटीएम लग रहा था और यहाँ पर भी क्या लग रहा है पी एटीएम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया पाई लगाया एक्स्ट्रा प्रेशर, उससे क्या हुआ तुम्हारा ये मूवमेंट यहाँ पे क्या हो चुकी है स्टॉप हो चुकी है। जब आपने लगाया पाई प्रेशर एक्स्ट्रा तो क्या हुआ ये मूवमेंट आपकी यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। अब मान लो मैंने क्या किया यहाँ पर पाई से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, पाई से ज़्यादा लगा दिया प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन होता है ना भाई मैथ वालों। तो आपका क्या कर दिया आपने यहाँ पे पाई से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, और जब प्रेशर लगा पाई से ज़्यादा तो यहाँ पर क्या होगा जो मूवमेंट है जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी उल्टी, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट के अंदर ही जाने लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर हो रही थी। अब ये डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि मैंने वहाँ पे फिर से बना दिया है, हालांकि आप इसको चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है सब डायग्राम, इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है उस वाली में। अब क्या हमारा एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, पीले कलर के पेन से नहीं, when the molecular mass calculated with the help of Colligotti property is different from theoretical molecular mass, it is called abnormal molecular mass। मतलब क्या है जब हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया किसकी हेल्प से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके कैलकुलेट किया, तब क्या हुआ जो हमारा थ्योरेटिकल जो हमको दिख रहा है मॉलिक्यूलर मास, थ्योरेटिकल का मतलब क्या है जो हमको दिख रहा है मॉलिक्यूलर मास वो क्या आ रहा है उससे डिफरेंट आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया है। मतलब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास mm और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, और क्या तुम्हारा एक थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, दोनों क्या आ रहे हैं एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल देते हैं एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। अगला देखो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है वेंट हॉफ फैक्टर से सवाल बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब क्या है
जो ऑब्जर्व आ रही है वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जो क्या है तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन हॉफ फैक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किसे करते हैं, स्मॉल आई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या लिखा है, आई इक्वल क्या है, एक क्या होगा तुम्हारा ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई, और एक क्या गया आपकी जो आपने कैलकुलेट किया है सॉल्व करके वो वाली, इन दोनों का निकालेंगे रेशियो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा वेंट हॉफ फैक्टर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा ऑब्जर्व डेल्टा कैलकुलेटेड, where delta observed and delta calculated respectively represent the observed and calculated value of colligative property। जाहिर सी बात है, अब हम लोग इस चीज को सारी की सारी colligative property के लिए लिख सकते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या है एक ऑब्जर्व होगा एक क्या होगा कैलकुलेटेड। वैसे क्या एलिवेशन के लिए भी लिख सकते हैं, डिप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग इस सेम चीज को लिख सकते हैं। सिंस अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू आई इनटू, मतलब क्या है आई, अभी हमने तुरंत देखा आई की वैल्यू क्या होती है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एक क्या जो हमको ऑब्जर्व हुआ मॉलिक्यूलर मास, दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा। अब अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना है तो क्या कर दोगे, आई मल्टीप्लाई बाई कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व का मतलब क्या है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे लग रहा है आपका यहीं पर खत्म नहीं हुआ अभी फिलहाल, देखते हैं अब थोड़ा एकदम आखिरी एक टॉपिक हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं, कुछ सवाल भी करेंगे हालांकि। अब देखो आई का एक और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, थोड़ा सा जगह ठीक हो जाए तो आई का हम लोग क्या पढ़ते हैं आखिरी फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब क्या होगा अगर कोई मान लो कोई भी आपका क्या है कंपाउंड है कोई भी चीज़, अगर आपका वो सॉल्यूशन में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा ही, जाहिर सी बात है होना ही होना है। तो अगर ये सर इसमें क्या हुआ है, इसमें बैटरी लो ऐसे कुछ है, बैटरी लो ही है ना, तो उसको हटा दीजिए ठीक है। तो क्या है आपका, तो क्या है इसके अंदर देखना थोड़ा सा बीच में। अब क्या है अगर आपका क्या है मान लो चलो कोई भी हमारा क्या है कंपाउंड है मान के चलो, अगर वो आपका सॉल्यूशन में जा रहा है तो क्या होगा एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन उसके अंदर होगा। जैसे मान के चलो आपका NaCl है मान लो ठीक है, NaCl क्या है आपका एक सॉल्ट है, तुमने इसको डाल दिया पानी में तो क्या होगा टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, जाहिर सी बात है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कितना मोल आपका, आपको यहाँ पे क्या लिखना है एसोसिएशन के बाद वाले लिखने हैं मोल्स, पहले क्या था ये एक मोल था पूरा का पूरा, यहाँ पे जैसे मान चलो मैं इसकी बात करूँ, तुमने इसको डाल दिया सॉल्यूशन पानी में इसको डाल दिया तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब कितने मोल हो गए, पहले एक था पानी में डाला, वाटर में इसको डाला ठीक है, वाटर में डाला, दोनों रेडी है क्या भाई पोपट जा रहा है, चलो ठीक है। अगर आपने इसको कहाँ पे डाला पानी में डाला, पहले कितना, अब यहाँ कितने मोल हो चुके हैं समझ आओ बड़े ध्यान से सीखो, यहाँ 2 मोल हो गए, पहले कितने थे एक थे, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और यही वाला आपके काम आएगा, अभी तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले आई के देख लिए, जो काम आने वाला है वो ये वाला काम आने वाला है। अब इसको भाई एक बार पढ़ लेना, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक, ये सब बच्चों वाली बात में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। अगर फिर भी पढ़ करके ना आए समझ में, इसको थोड़ा सा अगर मैं हट जाऊँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच ले वीडियो को पॉज करके ठीक है, इन तीनों का बस इतने का खींच लो ठीक है। अब खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लें और इसको एक बार भाई खुद से पढ़ के ट्राई करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं इसमें, बिल्कुल साफ साफ आपका ये दिख रहा है ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, सिर्फ देख करके समझ में आ जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा यहीं पे काम तमाम हो जा रहा है। देखो क्या लिख दिया इसके अंदर, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग, मतलब क्या है प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी बन जाता है कुकिंग पैन के मुकाबले। क्यों, क्योंकि लिक्विड इन केस ऑफ लिक्विड के केस में क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर इनसाइड द कुकर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपको क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा टीवी मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है तुम्हारा बढ़ जाता है ठीक है। इस चीज को याद रखना, अगर नहीं याद है तो ये चीज आपका चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला देखो, आरबीसी श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन सैलाइन वाटर बट स्वेल इन डिस्टिल्ड वाटर, मतलब क्या है जब हम लोग सैलाइन वाटर में डालते हैं आरबीसी को तो क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है, लेकिन जब उसको डालते हैं डिस्टिल वाटर में तो क्या हो जाता है स्वेल हो जाता है। क्यों, सैलाइन वाटर का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है पानी में क्या है आपका नमक है, पानी में क्या है सैलाइन वाटर का मतलब क्या है पानी में क्या है तुम्हारा नमक है। अब देख लो भाई ये मान चलो आरबीसी है और ये आपका पानी है सैलाइन वाटर है, मतलब इसमें क्या होगा नमक होगा, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट भी है, इसके अंदर क्या है सॉल्यूट भी है। सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा कि यहाँ पे ज्यादा, सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा इसके अंदर ज्यादा है, जहाँ सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहां से कहाँ पे जाता है ऑस्मोसिस से
कम में जाता है तो पानी यहाँ से निकल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, जहाँ अगर पानी निकल गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा श्रिंक हो जाएगा। और डिस्टिल वाटर में क्या होता है, डिस्टिल वाटर का मतलब ही क्या है कि एकदम बिल्कुल साफ पानी, हर एक चीज से फ्री पानी, इसके अंदर कोई भी आयंस, कोई भी सॉल्ट, कोई भी नमक, चीनी कुछ नहीं होगा। तब क्या होगा, सॉल्वेंट कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, डिस्टिल वाटर में क्या होगा, वो प्योर पानी है बस खाली, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पानी ज्यादा है तो कहाँ जाएगा, पानी आपका उल्टा हो जाएगा ना, पानी यहाँ से यहाँ पे जाएगा। अब पानी से भरेगा तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपकी बात यहाँ पर ये वाली हो रही है। अब देखो, अगर तुम एक आध सवाल देखो न्यूमेरिकल, तो इसको सॉल्व नहीं किया ना तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन इतना ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं इसको यहाँ पे करना चाहूँ तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, स्प्लिट इसमें होता है ना, स्प्लिट इसमें मतलब है कि उसी में आपका वही चीज़ होगी। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर छोटा करेगा, अगर ये आपको, इसको मैं ऐसे ही जूम करता हूँ, यहाँ पे साइड में हमको जगह मिल जाएगी ना। मकसद मेरा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो क्या दिया आपका, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, और क्या लिया इसके अंदर 60 ग्राम ग्लूकोज को सबको दे दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पानी में डाला है ना, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मुझे बताना भाई सब लोग। अरे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में करोगे तो कितना आ जाएगा, 273 कैल्विन। हालांकि अगर इसको हम लोग एकदम प्रिसाइज लिखेंगे तो क्या 273.17 कैल्विन हालांकि होता है, 17 या 13 होता है, लेकिन हम लोग 273 मान के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, फॉर्मूला तुमको पता है फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा टी एफ कितना होता है, के एफ इंटू एम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के एफ। अब बताएंगे भाई सब बच्चे, के एफ का मतलब क्या, के एफ क्या चीज, अभी पढ़े 2 मिनट पहले पढ़े, के एफ का मतलब क्या होता है। अगर तुमको ये के एफ के भी नहीं पता है तो फंस जाओगे, वो के एफ के भी दे करके देगा ही नहीं आंसर में, तुमसे लिख देगा उनका नाम, तो क्या है, लिख लो कहीं पर अगर तुमको नहीं पता है तो। के बी का मतलब क्या होता है, इब्यूलियो, थोड़ा भाई स्पेलिंग अगर एक बार चेक कर लेना, हालांकि सही है, स्पेलिंग गलत नहीं हो सकती है, इब्यूलियो स्कोपी का कांस्टेंट। और ये क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो के एफ का मतलब क्या होता है, क्रायोस्कोपिक, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो ठीक है, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो के एफ यहाँ पे दिया होगा, मेरे ख्याल से दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है भाई। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है, सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी कि जो प्योर का था वो क्या था, ज्यादा था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 273 माइनस एक्स। के एफ कितना दिया है सर, 1.86। मोलैलिटी कितना दिया, मोलैलिटी, मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नहीं पता है क्या, मास ऑफ, नहीं बताया, व्हाट, मास। देखो मोलैलिटी से भाई ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो दिक्कत भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको नहीं पता है तो ये किसमें रहेगा, इन किलोग्राम। ये सब अगर नहीं पता तो भाई याद कर लो, काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। अब देखो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा, पानी है 250 ग्राम, लेकिन यहाँ पे तुमने मास लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। तो ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है, यहाँ में क्या लिख दूंगा 180। ये क्यों मैंने लिखा 60/180, ये 60/180 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, मोलैलिटी है। ये क्या है, पूरा का पूरा मोलैलिटी है। मोलैलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है तुम्हारा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 273 माइनस एक्स, ठीक है, इसको इससे मैंने काट दिया, इसको थोड़ा मैं हटा दूँ, क्या झंझट कर रहा है इसको, 60/250 इंटू, जी हाँ कराइए इंतजाम, 180
और इंटू आप यहाँ पे क्या कर देंगे 1000 से मैंने क्यों किया क्योंकि सब ग्राम में है और हमारा आंसर क्या आ रहा है सब किलोग्राम में दिया हुआ है सारी सारी वैल्यू, ठीक है। तो आपका ये किलोग्राम में आंसर आपका आना चाहिए, तो इसमें मैं कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए, ठीक है। अब इसको भाई आगे सॉल्व कर लेना 1.86 आपका इसको नीचे लेके जाओगे। अब यार इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, 60 ये हट जाएगा यहाँ से इंटू 100 अपॉन अपना 250 इंटू 180। अब काट पीट के कुछ ना कुछ, अब मैंने सब लिख दिया भाई, इसको सॉल्व करना एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी। हालांकि आंसर नहीं दिया हुआ है, मुझे भी आंसर नहीं पता है, लेकिन इतना आसान सवाल तुम्हारा 2018 में उन लोगों ने बार बार पूछा है। अब ये सब देखो भाई लिख लेना, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलैरिटी, एक एक नंबर का सब आ गया 2017 में एबनॉर्मल मोलर मास वेंट ऑफ फैक्टर, आसान सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी इसको आप सबको कर सकते हैं। अगला कोई अगर देखा जाए कोई टफ सवाल जो कि आपको जो कि डाउट बन सकता है, मुझे ऐसा देखना है। ये क्या है, अब इसको देखो ये वाला क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल। बॉइलिंग पॉइंट तुमसे पूछ लिया है, सॉल्यूशन का पूछा है, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है एलिवेशन होता है, यानी कि जितना प्योर का था, प्योर कौन है यहाँ पे वाटर है सॉल्यूट, जितना प्योर सॉल्वेंट का था उससे ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। तो आप इसको टीबी माइनस टीबी नोट करेंगे, के भी तुमको पता है मोलैरिटी यहाँ से तुम निकाल लोगे, ठीक है। अब भाई ये सब और देख रहे अगर तुम यहाँ पर देखोगे इस टॉपिक से, ये तो बेसिक डेफिनेशन आते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ तो यह तो इस टॉपिक से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले से यह तो बेसिक डेफिनेशंस आएंगी, या फिर आपका यह तो बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल आएगा या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे सवाल आएगा। यही सवाल घूम घूम करके बार बार पूछता है। ऑस्मोसिस से तो बहुत रेयर आते हैं सवाल, इन दोनों से बार बार आते हैं। और कौन से सवाल, ये वाले। ऐसा ही हमने अभी तुरंत किया फ्रीजिंग पॉइंट का, और ये देखो बॉइलिंग पॉइंट का। ये देखो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज। अब इस सवाल को पहले समझ लो क्या बोला है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर द, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को हम लोग प्रीफर करते हैं किसके लिए, मोलर मास को निकालने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल जैसे आपका प्रोटीन और पॉलीमर्स के। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, देखो इसको ध्यान से, अगर मैं तुमको बताऊं इसका रीजन तो, ठीक है। ये एक नंबर का सब सवाल होगा, मेरे ख्याल 3 नंबर, हाँ 3 मार्क्स है तो 1 नंबर का आपका सवाल है। तो एक अगर आप यहाँ पर लिख दोगे रीजन तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो क्या है रीजन, अगर तुम मुझे बताओ उसका फॉर्मूला पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, इसमें कौन आ रहा है मोलैरिटी आ रहा है। अब अगर मैं तुमको मैक्रोमोलिक्यूल्स पे लेके जाऊँ, बायोमोलिक्यूल चैप्टर हमने पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल प्रोटीन वोटीन सबके बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे प्रोटीन ही है, यहाँ पे कौन है सवाल में, प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। अब मैं तुमको पीछे लेकर जाता हूँ उस चैप्टर में। अगर आपको याद है उस चैप्टर में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ये जो प्रोटीन होते हैं, मान लो खाली हम लोग प्रोटीन की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं। यानी कि अगर हमको प्रोटीन का मोलिकुलर मास फाइंड करना है तो हमको रूम टेम्परेचर पे ही फाइंड करना पड़ेगा। अगर उसको हम लोग यहाँ वहाँ लेकर के जाएंगे तो आपका प्रोटीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है। अब देखो क्या है, यानी कि ये जो हमको प्रोसेस करना है हमको एक रूम टेम्परेचर पे ही करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और मोलर मास अगर इसको हम लोग देखें तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी ये क्या है तुम्हारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि इसमें क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। और यहाँ पे हम लोग यूज क्या करते हैं, मोलैरिटी यूज करते हैं। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में हमको काम करना है, और मोलैरिटी हम लोग यहाँ पर सी का मतलब क्या था आपका, मोलैरिटी तो है भाई, सी का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग इसको यूज करते हैं। ये सब बातें आपको सिंपल सिंपल इसमें देख लेनी है। अगला क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। मतलब क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं गर्म पानी के मुकाबले। ऐसा क्यों है, देखो भाई ठंडे पानी में क्या होता है, अगर तुम देखो गर्म पानी, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स पानी में करते क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए। क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। अगर मैं इसके लिए आपको 1 मिनट दूं तो आप थोड़ा सोचें, या फिर इसके लिए मैं नहीं दूंगा, हाँ इसके लिए दूंगा 1 मिनट का आप मुझसे वक्त ले, तो मैं थोड़ा सा अपनी ब्लैक कॉफी इसमें खत्म करता हूँ। अब क्या है, आपको 1 मिनट का मैंने समय दिया था, वीडियो को पॉज करके चाय पी, चाय नहीं मतलब ब्लैक कॉफी हम पी रहे थे। अब हम शुरू करते हैं हमारा ये सोचने का मैंने टाइम दिया था, आपने सोच लिया होगा अब तक। देखते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो रही है। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में करती क्या है, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तब ये जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अब हम लोग देखते हैं गर्म पानी और ठंडे पानी में अंतर क्या है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे बनेगा पहले बताओ मुझे। हमारे पास क्या होगा, कोई सॉल्वेंट होगा और साथ में क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे बनेगा। सॉल्वेंट कौन है, पानी में बात करें तो पानी क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है वाटर। सॉल्यूट कौन है, ऑक्सीजन है। तब क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे, सॉल्यूशन बनेगा पानी और वाटर का।
और साथ में अगर तुमको पता है तो हीट निकलती है। इस हम लोग प्रोसेस का क्या बोलते हैं, ये मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन क्या है, एक, इसको भाई याद कर लेना, अगर नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा। डिसोल्यूशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है पानी और किसका, ऑक्सीजन का, साथ में यहाँ पे क्या निकली होगी, हीट निकली होगी। क्या निकली होगी यहाँ पर, हीट निकली होगी। अब देखना, जितना ज़्यादा गर्मी होगी क्या करेगा, अब आपने एक चीज़ बच्चों ने पढ़ी है, ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल। क्या पढ़ा है, ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल, जिसको ला शॉर्टलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो क्या रहेगा तुम्हारा, होते 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 एक टाइम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा आपका रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम पे कौन काम करता है, ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल काम करता है। मतलब वो क्या करेगा, जहाँ हीट बढ़ेगी वो कहाँ भेज देगा, जब हीट यहाँ पे बढ़ेगी तो रिएक्शन को कहाँ भेज देगा, उल्टा भेज देगा। उल्टा भेज देगा तो उससे क्या हो जाएगा, फिर से तुम्हारा पानी और वाटर अलग अलग होने लगेंगे। तो गर्म पानी में दिक्कत क्या है, हीट ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ कहाँ पे हो रही है, कोल्ड वाटर में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, कोल्ड वाटर, मतलब पानी क्या है तुम्हारा, ठंडा है। ये प्रोसेस आपका रिवर्स नहीं होगा, बल्कि आपका ये प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा। तो जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ज़्यादा उनको क्या मिलेगा, ब्रीदिंग उनकी अच्छे से होती रहेगी। तो इसीलिए क्या लिखा कि एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किसके मुकाबले, वार्म वाटर के मुकाबले। अगला क्या पूछा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर केसीआर सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। एलिवेशन का फॉर्मूला मुझे बताना, डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के वी इंटू एम। क्या है आपका, डेल्टा टी वी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिस मतलब क्या, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और क्या होता है आपका, आई का मैं बता रहा हूँ, आई का फॉर्मूला आई इक्वल टू, अगला क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, झंझट करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, आई कॉपी पेस्ट क्लोन कर दो, नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी मैंने की है जो कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना ही है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें थी, एक हमारे पास कौन है, केस, तुम डालते हो सॉल्यूशन में तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा, जाहिर सी बात है। यानी कि आई का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर ग्लूकोज आई। अब दो चीज़ों के लिए हमको यहाँ पे आई देखना है, क्योंकि फॉर्मूले में कौन आ रहा है, आई आ रहा है। और तुमसे पूछा ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है ऐसे केस में, तो आई क्या है, पहले देखो ग्लूकोज के लिए कितना हो जाएगा, 1 ही 1 है, 1/1। फॉर KCl कितना हो जाएगा, आई 2/, यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा पानी में K प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/1। आई की वैल्यू बढ़ गई तो TB भी क्या हो जाएगा, डेल्टा TB भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पूछा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका डबल क्यों होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर कहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा है, पानी नहीं लिखा, सॉल्यूशन कोई भी हो, सॉल्यूशन का तो टूटेगा, इसलिए क्या है, ये आपका आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ग्लूकोज के लिए 1 ही है, तो आपका ये बस खाली KBM रहेगा। इतना ही खाली दोनों में अंतर है। अब बस हमारा आपका मुझे लग रहा है कि लगभग ये खत्म की, ये तो हो ही गया। अब ये सब भाई देख लेना, थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि हमने 1-2 कर लिए हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से अपने एंड पे इसको कर सकते हैं, क्योंकि सवाल सारे के सारे वही सेम पूछ रहा है वो बार बार। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा बहुत आप करके अपना करेंगे। बस ये वाला एक सवाल मैं चाहूँगा कि आपको बता दूँ, उसके बाद फिर कुछ चार्जिंग का है क्या इशू सर, हो जाएगा मैंने, ठीक है ना सर, चार्जिंग का इसमें दिक्कत है, ऑन करना मुझे लगा भूल गया बीच में कि ये वो है ही ख़राब हो गया क्या। चलिए तो ठीक है ना, वीडियो हो रहा है ना रिकॉर्ड, चलिए ठीक है। थोड़ा बहुत अगर बीच में वॉइस की दिक्कत हुई हो तो उसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे अपलोड करने से पहले, क्यों। अब देखिए इसको, a 4% solution weight by weight of sucrose in water has a freezing point of इतना, calculate the freezing point of 5% glucose in water। मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पर है 4% solution of weight by weight of sucrose in water, 4%। अब पहले तो भाई ये पढ़ना आना चाहिए, अगर बचपन में इस चैप्टर को पढ़े हो तो तुमको पता है 4% सॉल्यूशन वेट बाई वेट ऑफ सुक्रोज, जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका नाम लिखा है, मतलब वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। वो क्या होता है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर पानी है। अब देखो बड़े ध्यान से, 4% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, 4 ग्राम ऑफ वाटर
सॉरी वाटर नहीं, जो सॉल्यूट है, 4 ग्राम ऑफ क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है किसका किसका, 4 ग्राम सुक्रोज है तो पानी कितना हुआ, 4 सुक्रोज पूरा 100 है और 4 ग्राम है तो पानी कितना हो गया आपका 96 ग्राम हो गया, यानी कि इसमें 96 ग्राम क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट। अब मुझे बताना आगे की कहानी। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा टीबी हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा आपका टीबी। अगर मैं इसको लिखूँ तो के एफ इंटू एम है। सुक्रोज उक्रोज की बात किया तो यहाँ पर कोई भी आई का यहाँ पे कोई भी नहीं है, अगर आई लिखते भी हो तो 1 आ जाएगा उसका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। अब देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है, एलिवेशन होता है यानी कि टीबी माइनस टीबी नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट है क्या डेल्टा टी एफ है यहाँ पर। देखना भाई इस तरह की गलती मत करना, ठीक है। ये कौन है तुम्हारा डेल्टा टी एफ है, तो क्या हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 है, के एफ की वैल्यू वहाँ पर, के एफ की वैल्यू वहाँ पे नहीं दी हुई है तो के एफ की तो हमको यहाँ पे फाइंड ही करना है। मोलैलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है भाई, 4 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा मोलर मास 342 दिया हुआ, देखो सुक्रोज का यहाँ पे 342। अगला यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 96, ऊपर क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि सबका सब क्या है ग्राम में है। अब इसको पुट करोगे टी एफ नॉट वहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273 लिख लो यार, 273.15 होता है, माइनस आपका ये टी एफ यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, टी एफ कितना दिया हुआ है देखो 271 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है तो इसको भी 0.15 ले लो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा पूरा आपका। ये के एफ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा के एफ, उस के एफ को इस वाले में ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हम लोग अंदर इसमें नहीं घुसने वाले, बाकी सारे के सारे आपके जो भी क्वेश्चन हैं सबके सब आपका दिए हुए हैं इसके अंदर, मतलब पढ़ाए हुए हैं, मैंने सारा सारा समझा दिया आपको। अब ये सब ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तुमको समझाए हुए हैं, ये सब चेक करना जाके घर पे, सबको आपको समझाया हुआ है। एक आपका नया क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ चुका है, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब क्या है इसके अंदर कि आपका ब्लड सेल है, मान के चलो आरबीसी है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे कोई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यहाँ पे रखा है, नमक का आपका नमक पानी का सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, और इसके अंदर कौन है ब्लड सेल है। अब क्या ये आपका आइसोटोनिक है, मतलब यहाँ पे क्या है जितना कंसंट्रेशन इसका है उतना ही कंसंट्रेशन इसका भी है, दोनों का क्या है 0.9%, मतलब क्या है दोनों का कंसंट्रेशन क्या है बराबर, इसलिए क्या है आइसोटोनिक है। अब क्या किया, इस ब्लड सेल को उठा के तुमने कहाँ पर डाल दिया, एक नए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला, एक नए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आपने इसको डाल दिया है। इस बार क्या है कंसंट्रेशन 0.9 नहीं, इस बार कितना है 1.2 है, यानी कि बाहर कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है बाहर ज्यादा है, अगर बाहर ज्यादा सॉल्यूट है अंदर क्या होगा सॉल्यूट कम होगा, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ तो सॉल्वेंट बाहर कम है और अंदर क्या है सॉल्वेंट ज्यादा है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा सॉल्वेंट आपका बाहर जाएगा, अगर पानी निकलेगा बाहर तो ये क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये श्रिंक। इसका उल्टा आप सोच लीजिएगा, इस बार क्या है सॉल्यूट बाहर कम है अंदर ज्यादा है, सोचना भाई आंसर तुम्हारा आ जाएगा। डिफाइन मोलैलिटी। हमारा ये लेक्चर यहीं पर क्या हो चुका है आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अब अगला हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के साथ, बाकी आप पढ़ते रहें। थैंक यू।